अब हम एडवाइजरी के बारे में बात कर रहे हैं। एडवाइजरी में पहला पॉइंट जो कवर हुआ है वो ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनवॉइसेस हैं, बट द सप्लायर हैज रिपोर्टेड दोज इनवॉइसेस आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ मार्च 2024, यानी उसने वो इनवॉइसेस कभी भी रिपोर्ट किए अप टू द स्पेसिफाइड डेट 30th ऑफ नवंबर 2024। अब वो इनवॉइसेस 23-24 की जीएसटीआर 9 में किस तरीके से रिपोर्ट करने हैं। 23-24 के इनवॉइसेस रिपोर्ट हुए हैं 24-25 की जीएसटीआर 1 में आपके सप्लायर ने किया है और आपके 2B में 24-25 में आ रहे हैं। अब आप जीएसटीआर 9 बना रहे हैं 23-24 की, आपको क्या करना है, कहां रिपोर्ट करना है, ये सवाल, ये इशू उन्होंने दिया है, उसका आंसर भी इन्होंने दिया है, पर पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर जीएसटीआर 9 के अंदर अगर मैं टेबल 8A की बात करूं तो वो टेबल 8A में इनवॉइसेस नहीं आ रहे होंगे, मैंने उसको 6A 6B में भी अवेल नहीं किया होगा, यानी 6A में अवेल नहीं किया, 2B में नहीं आए, 8A में नहीं आए, वो आए हैं आगे, यानी 3B में 24-25 में आए हैं, 2B में भी 24-25 में आए हैं। तो 6B में अगर मैं वो वैल्यूज लिखता हूं, क्योंकि उसमें वो इनवॉइसेस नहीं है, 6B में अगर मैं वो वैल्यूज लिखता हूं और उस 6B की वैल्यू को कंपेयर करता हूं, 6B से वैल्यू चली जाएगी 8B में, 8B में जो वैल्यू है उसमें वो इनवॉइस नहीं है, माइंड इट, और 8A में भी वो इनवॉइसेस नहीं हैं, 8A में भी नहीं है, यानी 8A में अगर फिगर आ रहा है 100 रुपीज, तो अगर 100 रुपीज 8A में आ रहा है और 8B में भी 100 आ रहा है, रिकंसाइल हो गई हैं, क्या 8C में उन इनवॉइसेस को दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं उनकी अज्यूम करूं वैल्यू 20, तो 8A में 100, 8B में 100 प्लस 8C में 20, 100 का क्रेडिट मेरा बनता है, मैंने क्रेडिट ले लिया 120 का, 20 रुपीज मैंने एक्सेस क्रेडिट अवेल कर लिया है। यानी अगर इनकी मैं मानूं, अगर जीएसटी की मानूं, तो मुझे वो 20 रुपीज का डिफरेंस क्रिएट करके दिखाना है, कहां दिखाना है, टेबल 8D में, क्योंकि 8D क्या कहती है, 8A माइनस 8B प्लस 8C। नाउ दे आर सेइंग taxpayer shall report such ITC in table 8C and table 13 of the financial year 23-24. This is in line with the instructions to table 8C and table 13 of the GSTR 9. भैया 8C में क्यों दिखाना है, टेबल 13 मुझे बिल्कुल समझ आता है कि टेबल 13 में मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिस्क्लोजर है कि इस फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस का मैंने क्रेडिट आगे लिया है। 8C में क्यों दिखवाना चाहते हो, जब आपने 8A का जो पॉपुलेशन का मैकेनिज्म है वो चेंज कर दिया, तो आप क्यों दिखाना चाहते हो, क्यों कह रहे हो कि 8C में उसको रिपोर्ट करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एडवाइजरी में भी अभी कुछ खामियां हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। ये अभी एक ही इशू हमने कवर किया है, ये एक सिंगल इशू हमने अभी कवर किया है, अभी और इश्यूज हैं। दूसरा इशू है इनवॉइसेस बिलोंग्स टू 23-24 एंड आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड इन 23-24। वेरी गुड, 23-24 का इनवॉइस था, क्लेम कर लिया। ड्यू टू पेमेंट नोट मेड टू सप्लायर विद इन 180 days, ITC was reversed in 23-24 as per the second proviso to section 16 subsection 2, and this was reclaimed in 24-25 after making the payment to the supplier. How to report this transaction in 23-24? आपने टेबल 4A में 4A5 में क्रेडिट लिया, आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की, आपने या तो उस मंथ या फिर आगे कहीं भी उसको रिवर्स कर दिया, पहले लिया उसको रिवर्स किया, अल्टीमेट इफेक्ट जीरो, कोई इफेक्ट उसका नहीं हुआ। आपने उसको क्लेम कब किया, आपने 24-25 में जब आपने पेमेंट कर दी तब उसको क्लेम कर लिया। क्लेम कहां करते हैं आईटीसी, आप टेबल 4A5 में ही क्लेम करते हैं, लेकिन उसके अलावा 4D के अंदर उसका डिस्क्लोजर देते हैं कि कितना रिक्लेम्ड है, कितना रिवर्स किया और कितना रिक्लेम किया, उसका एक पर्टिकुलर लेजर बन रहा है। नाउ दे आर सेइंग अगर आपने 23-24 में क्लेम किया, रिवर्स किया, तो 23-24 के रिटर्न में ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा, ये जाएगा 24-25 के रिटर्न में, और दे आर सेइंग ये जाएगा टेबल 6H के अंदर।
This reclaimed ITC shall be reported in the table 6H of GSTR 9 of financial year 24-25, hence not in table 8C and table 13 of GSTR 9 of financial year 23-24. 23-24 का क्रेडिट आपने 24-25 में लिया, रिक्लेम के केस में ये कह रहे हैं कि वो आगे रिपोर्ट 8C और 13 में रिपोर्ट नहीं होगा। वो रिपोर्ट कहाँ होगा? वो अगले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट होगा। कहाँ रिपोर्ट होगा? टेबल नंबर 6H में रिपोर्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25। Now they are saying कि invoice belonging to 23-24 but goods not received in 23-24. Therefore, ITC is claimed in 4A5 of GST 3B and reversed in table 4B2 as per the circular number 170 and reclaimed in 24-25. आपको माल नहीं मिला, बिल आ गया, आपने बिल के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम किया, उसने 2B में भी दिखा दिया, आपने क्लेम किया, आपने रिवर्स किया। रिवर्स क्यों किया? क्योंकि आपकी 16 आपने एक्चुअल में गुड्स रिसीव नहीं किया, 16(2)B आपने कंप्लाई नहीं किया। नाउ दे आर सेइंग कि इसको आप टेबल 8C और टेबल 8C में भी दिखाइए और आप इसको टेबल 13 में भी दिखाइए। 8C और टेबल नंबर 13 में दिखाइए फाइनेंशियल ईयर 23-24। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी 6A के अंदर जो पॉपुलेट होंगी वैल्यू, क्या वो वैल्यूज नेट होंगी या ग्रोस होंगी? नेट का मतलब क्रेडिट नोट लेस करके, ग्रोस का मतलब बिफोर क्रेडिट नोट। अगर वो नेट वैल्यूज हैं तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया और 2B में क्रेडिट आ रहा है। मैंने क्रेडिट नहीं लिया लेकिन 2B में क्रेडिट आ रहा है। अगर 2B में क्रेडिट आ रहा है तो उसमें 8C में दिखाना मुझे ऐसा लगता है ये रिजनेबल है, वाजिब है। 13 में भी दिखाना वाजिब है, क्योंकि 2B में आ रहा है, मैंने उसको नहीं लिया है, तो मुझे 8C में दिखाने से उसका इंपैक्ट ये होगा कि मेरा 8A 8B से मैच खाएगा विद द हेल्प ऑफ 8C। फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा, इशू रेज किया कि 22-23 के इनवॉइसेस टेबल 8 ऑफ 23-24 में आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका क्या करना है 23-24 की इनवॉइसेस GSTR 9 में। 22-23 के बिल अगर 23-24 की GSTR 9 की टेबल 80 में आ रहे हैं तो उनका क्या करना है? रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम में हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 6A के अंदर वो वैल्यूज आ रही हैं। आंसर इज यस, आ रही हैं। 6B में क्या मुझे वैल्यू दिखानी चाहिए? आंसर हो सकता है हाँ, आंसर हो सकता है ना। हाँ करने से क्या होगा? 6A का कंप्लीट मैचिंग हो जाएगी 6B से, डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं होगा। 6A में जो भी वैल्यूज आ रही है, अगर 6A में एज इट इज लिख दी और 6B से वैल्यू 8B में चली गई तो 8A 8B आपस में टैली कर जाएंगी, क्योंकि 8A के अंदर वो 22-23 के बिल आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वो भी लॉजिकली जिस लाइन भी सोच रहे हैं वो हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि 6A में वो वैल्यूज आ रही हैं, आप 6B में वो वैल्यूज मत लिखिए। 6B में वो वैल्यू ना लिख के आप 6B में वही वैल्यूज लिखिए जो पर्टेन करती हैं 23-24 से। तो इस तरीके से 6A और 6B में मैच नहीं होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा। वो डिफरेंस क्रिएट होने दीजिए, और वो डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? 8A में जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी 8B से मैच नहीं करेगी, वहां पर भी डिफरेंस क्रिएट होगा। एक जगह नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा, एक जगह पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 6A में जो वैल्यूज आ रही हैं 6B में आप वैल्यूज वो माइनस कर दीजिए और बाकी वैल्यूज को 6M में लिख दीजिए। 6M में लिखने से क्या होगा? 6A 6B, 6A में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो 6B प्लस 6M करके मैच हो जाएंगी और 6B में उतनी वैल्यूज जाएंगी जितनी जरूरी हैं, और फिर 8A और 8B के अंदर भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा। यानी टेबल 6 में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा लेकिन टेबल 8D में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप इनके डिफरेंट सिनेरियोज को सोच सकते हैं। इशू नंबर 5 में इन्होंने बताया, where to report the reclaim of ITC for invoice which belongs to 23-24 and which is claimed, reversed and reclaimed in the same year। 23-24 का कोई इनवॉइस है, रिवर्स कर दिया, रिक्लेम कर लिया, तो इनका ऐसा कहना है कि आप उसको 6H में दिखाइए। 6B 6H आपस में मैच करेंगी, 8A से मैच कर जाएगा, क्योंकि 2B में तो कभी ना कभी वो आया है, तभी तो हमने क्लेम किया। जिस महीने में 2B में आया उस महीने में हमने क्लेम किया,
अगले महीने हमने उसको रिवर्स कर दिया, उसके बाद उसके अगले महीने में 2 महीने बाद हमने उसको रिक्लेम कर लिया। रिक्लेम लेजर के अंदर उसका रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब 8A से रिकंसाइल करना है 8B प्लस 8C। 8B के अंदर क्या वैल्यू जाती है? 6B प्लस 6H। तो 8A 6B प्लस 6H से रिकंसाइल कर जाएगा। एक ही जगह रिपोर्ट करना, टेबल 7 में रिपोर्ट नहीं करना है। 6B और 6H एक्सक्लूसिव है, या तो 6B में आएगा या 6H में आएगा। तो ये वैल्यू 6H में आएंगी। 6H की वजह से क्या होगा? 6B प्लस 6H मिलके कहां जाएंगे? 8B के अंदर जाएंगे। 8A 8B आपस में मैच कर जाएगा। 8C की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये रिकंसिलेशन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी जो जीएसटी ने इशू करी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।